हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने करंट अफेयर्स विद एडिटोरियल नाम की सीरीज की शुरुआत की है। तो आज है 15 मई 2021। अपने आज 15 मई 2021 के एडिटोरियल में आज हम इजराइल और पैलेस्टीन के मध्य उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे कि आखिरकार ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो उम्मीद है आपको आज का ये एडिटोरियल काफी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के दिनों में इस समय इजराइल और पैलेस्टीन के इशू को फिर से एक तरीके से हवा मिलनी शुरू हो गई, अर्थात इजराइल व पैलेस्टीन का इशू फिर से चर्चा में आ गया। तो वास्तव में अभी तो कोई डिस्प्यूट या कोई डिसीजन या कोई निष्कर्ष तो अभी निकल कर आया नहीं, जिसके संदर्भ में हम ये निष्कर्ष दे दें कि वास्तव में इजराइल और पैलेस्टीन का ये निष्कर्ष होता है जाके। और जब ऐसे डिस्प्यूट की बात की जाती है तो हमेशा इसमें वे फॉरवर्ड यही दिया जाता है कि आगे चलकर दोनों पक्षों को शांति वार्ता करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि बड़े जो राजनीतिक जो कंट्री हैं वो इसमें आकर मध्यस्थता की भूमिका निभाएं और इसका समाधान निकालें। अर्थात अभी हम वे फॉरवर्ड के टॉपिक को यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी किसी भी एडिटोरियल में इस तरीके की बातें नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड नहीं है तो हम क्या करें यहाँ पे कि इसके पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अध्ययन कर लें। और जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पूरा अध्ययन कर लेंगे तो वे फॉरवर्ड आपका अपने आप खुद से थिंकिंग प्रोसेस में आ जाएगा। तो हम ये करते हैं कि अपने आज के इस 15 मई 2021 के एडिटोरियल में इजराइल व पैलेस्टीन की पूरी पृष्ठभूमि का अध्ययन कर लेते हैं कि आखिरकार पैलेस्टीन से इजराइल का गठन हुआ कैसे और इजराइल आज इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, यरूशलेम सिटी को लेकर ये विवाद क्यों हुए और आगे की जो परिस्थितियां हैं वो क्या हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जब आप कर लेंगे तो आपको जो एक सामान्य पृष्ठभूमि है जिसको लेकर आपके दिमाग में हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं कि आखिरकार इजराइल और पैलेस्टीन की शुरुआत हुई कैसे, तो वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात ये भी है कि ये टॉपिक आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से जाकर जुड़ जाता है, साथ ही आपका करंट में अगर देखें तो आईआर से भी जुड़ जाता है। अर्थात ये आपका एक तरीके से GS1 के साथ साथ आपका GS2 को भी यहाँ पे कवर कराता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, काफ़ी संक्षेप में और बिल्कुल कहानी की तरह हम इसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको एक कहानी की तरह पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। ठीक है, तो बात यह है कि हाल ही में घटनाक्रम हुआ है शेख जर्राह को लेके। शेख जर्राह एक तरीके से आप कह सकते हो ये पूर्वी यरूशलेम का पार्ट है जहां पर फिलिस्तीनी बस्तियों को बसाया गया। ठीक है, वहाँ का ये क्षेत्र है। तो उस पूर्वी जो जेरूसलेम है वहाँ पर वास्तव में सबसे ज़्यादा संख्या यहूदियों की है। यहूदियों ने रेंट पर मकान दे रखा था फिलिस्तीनियों को और फिलिस्तीनी वहाँ पर किराया पे करते थे। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि उन 6 परिवार फिलिस्तीनियों के उनको यहूदियों ने वहाँ से निकाल दिया। तो फिलिस्तीनियों ने कहा कि ये वास्तव में हमारी ज़मीन है, हमारे पुरखों की ज़मीन है, हम इस घर को छोड़कर क्यों जाएं। और इसी से यहाँ पे संघर्ष की शुरुआत हो गई। संघर्ष की दूसरी वजह बन गई 10 मई का वो दिन, क्योंकि 10 मई वास्तव में 1967 को ही इजराइल ने यरूशलेम पर कब्जा किया था। तो उसके उल्लास में, उसकी खुशी के दिवस में ये सभी जो इजरायली नागरिक थे या जितने भी यहूदी थे वो सड़कों पर आकर जश्न मनाने लगे, जिसका एक तरीके से फिलिस्तीनियों के द्वारा विरोध किया गया। तो ये 2 इम्पोर्टेंट रीज़न बन जाते हैं जिसने वर्तमान घटनाक्रम में अपना नया रुख अपनाया। अब आपके मन में आया होगा कि सर ये वर्तमान की तो बात समझ गए, आखिरकार फिलिस्तीनी शरणार्थी बने कैसे, आखिरकार यहूदियों की जो क्षमता थी या यहूदियों की जो बहुसंख्यकता थी वो एक तरीके से पैलेस्टीन में बढ़ी कैसे और कैसे उन्होंने पूर्वी यरूशलेम पर अपने आधिपत्य को स्थापित किया और साथ ही 1967 में किस तरीके से उन्होंने विजय हासिल की। तो इसकी पूरी कहानी को हम यहाँ पे अब कवर करा देंगे। करंट का घटनाक्रम यही था, इसीलिए ये घटना शुरू हुई। तो अब हम पूरी पृष्ठभूमि पीछे से पढ़ाएंगे और पृष्ठभूमि पढ़ाने के बाद लास्ट में
हम इस घटना से फिर से आपको लिंक कर देंगे, और लिंक करने के साथ साथ कल से लेकर यानी कि आज से 12 आवर्स पूर्व तक की जो भी घटना रही है आयरन डोम से रिलेटेड या जो भी इश्यूज रहे उन सबको हम यहाँ पे कवर करा देंगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एक बात है जो इस पूरी के पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु है, वो केंद्र बिंदु है यरूशलेम सिटी। यरूशलेम सिटी वास्तव में ये 3 धर्मों का शहर है, 3 धर्मों का पवित्र शहर, यानी कि यहूदियों का है, ईसाइयों का है और मुसलमानों का है। तो प्रश्न यहाँ पे उठता है कि आखिरकार इस्लाम, ईसाई और यहूदी इनके मध्य टकराव हुआ क्यों। तो सबसे पहली बात आती है यहूदियों की। यहूदी जब बात करते हैं कि यरूशलेम उनका है तो इसके संदर्भ में वो कई तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि वास्तव में जो दुनिया का पहला इंसान एडम्स, जिसको आप पढ़ते हो ना, एडम्स और आदू उलो ये सब पढ़ते हो, तो एडम्स का जन्म वास्तव में यहीं पर हुआ था और एडम्स ने यहीं पर मिट्टी से एक मंदिर का निर्माण किया था। इसीलिए वास्तव में ये पवित्र जगह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दूसरा तर्क यहूदी ये देते हैं कि जो अब्राहम थे या जो इब्राहिम थे पैगंबर साहब से रिलेटेड, वो वास्तव में एक तरीके के उनके जो 2 बेटे इस्माइल और इजा की परीक्षा लेने के लिए ईश्वर ने एक फरिश्ता भेजा था अब्राहम के पास और अब्राहम से ये कहा था कि तुम्हें इजा की बलि देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा जो खुदा है वो प्रसन्न होगा। तो अब्राहम ने बिना सोचे विचारे अपने उस पुत्र इजा की बलि देने को तैयार हो गए और जब वो बलि देने को परिसर में गए, जिस स्थान पे उन्हें उसके फरिश्ते ने कहा था, तो वहाँ पर पहुँचते ही ईश्वर ने अपना रूप दिखाया और इजा की जगह पे उनको एक भेड़ का स्वरूप दिखा दिया। अर्थात उन्होंने कहा कि अब्राहम, हम तुम्हारे इस विचार से काफ़ी प्रसन्न हुए, तुम्हारी इस निष्ठा से हम बहुत खुश हुए कि तुमने अपने बेटे की भी परवाह नहीं की, अर्थात तुम इस भेड़ को बलि दे दो और तुम्हारे पुत्र को हम माफ़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी इस परिसर की एक महत्ता बन जाती है कि यहाँ पर इजा को बलि देने से रिलेटेड घटना घटी थी और इसी कारण इसी प्लेस को पूरे के पूरे 35 एकड़ के इस पूरे सर्कल को यहूदी हर्रे हवायत बुलाते हैं, अर्थात टेम्पल माउथ कहते हैं। आप हमेशा टेम्पल माउथ सुनोगे, आगे भी सुनेंगे और अभी भी आप करंट में यही चीज़ सुनते हैं। इतनी बातें आप समझ गए, उम्मीद है। जब ये घटनाक्रम चल रहा था तो इसी समय क्या हुआ कि जहाँ वहाँ पे बलि देने की बात आई तो आगे चलकर यहाँ के ही राजा, मतलब इज़राइल के ही राजा, आज तो हम इज़राइल उसे कहेंगे, उस समय इज़राइल क्यों कहा जाता था हम ये भी बताएंगे आपको। यहाँ के राजा जो थे सोलोमन, उन्होंने एक मंदिर बनवा दिया जो कि 1000 BC के आसपास बना था और इस मंदिर को जब उन्होंने यहाँ पे बनवा दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर उस समय इजा के द्वारा एक तरह इजा की बलि दी गई थी, तो ये पवित्र हो गया। इसी को कहा गया टेम्पल ऑफ फर्स्ट, या कहें कि फर्स्ट टेम्पल, यहूदियों का पहला पवित्र मंदिर, ठीक। लेकिन आगे चलकर बेबीलोनिया सभ्यता के लोगों ने इस मंदिर को तोड़वा दिया और जब इस मंदिर को उन्होंने तोड़वा दिया तो क्या हुआ कि फिर से मंदिर बनवाया गया इज़राइल के लोगों के द्वारा और उसे कह दिया गया सेकेंड टेम्पल। इतनी बातें आप समझ गए। और इस सेकेंड टेम्पल का जो अंदर का भाग था उसे अब होली ऑफ होलीज कहा गया, मतलब इतना पवित्र कि उसमें केवल और केवल श्रेष्ठ पुजारी वर्ग ही जा सकते हैं, वहाँ पे अन्य जो निम्न स्तर का यहूदी है वो नहीं जा सकता। इतने घटनाक्रम आप समझ गए कि कैसे अब्राहिम ने बलि दी, कैसे आगे चलकर वहाँ सोलोमन ने मंदिर बनवाया, फिर बेबीलोन ने उस मंदिर को तोड़वा दिया, फिर से मंदिर बनवाया गया और उस अंदर के परिसर को कहा जाने लगा होली ऑफ होलीज। यहाँ पे अन्य जो निम्न स्तर के यहूदी थे उनको जाने की परमिशन नहीं थी, कुछ श्रेष्ठ यहूदियों को जाने की परमिशन थी। इतनी बातें समझना क्योंकि यही लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज की करंट की सिचुएशन को लेकर।
मैं क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसी लाइन से आप समझ जाएंगे कि अच्छा वास्तव में करंट में यही प्रॉब्लम आ रही है। ठीक, तो कुछ ही लोगों को यहाँ पे अधिकार था, जैसे कि आप हमारे यहाँ ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें केवल अधिकार था ब्राह्मणों को या उच्च श्रेष्ठ वर्ग के लोगों को ही वेद उपनिषद पढ़ने का। तो बिल्कुल स्थिति यहाँ पे भी वैसी ही थी। जब ये स्थिति ऐसी चलती रही तो आगे चलकर फिर से इस जो सेकेंड टेम्पल था इसको रोमन लोगों ने तुड़वा दिया, यानी कि यहूदियों पर रोमन का कब्जा हो गया और उन्होंने इस मंदिर को तुड़वा दिया। और इसको तुड़वाया ही नहीं बल्कि इसके एक एक दर्रे दर्रे को यहाँ से फेंकवा दिया दूर दूर तक, और केवल यहाँ पर एक दीवार शेष बची। वो दीवार वास्तव में उसी 35 एकड़ के अहाते में है, जिसे आज भी यहूदी एक पवित्र स्थान मानते हैं, और वो दीवार ही आज वास्तव में इनका एक प्रमुख पूजा स्थल बना हुआ है। ठीक है, आप पिक्चर्स में देखते होंगे उसी दीवार का बार बार यहाँ पे जिक्र आता है। ठीक, इतनी बातें समझ गए। लेकिन ये तो हमने बात कर ली यहूदियों की, कि यहूदियों के लिए इसलिए फेमस था क्योंकि इतनी बातें यहाँ पर आईं। तीसरी स्टोरी और है, वो हम आपको आगे बताएंगे, बट इससे पहले हम आपको यहाँ पे अब मुस्लिमों के तर्क बता दें कि आखिरकार इस्लाम के अंतर्गत क्या तर्क दिया जाता है। इस्लाम का ये कहना है कि हमारे 3 प्लेस काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक मक्का, एक मदीना और दूसरा हरम अल शरीफ। हरम अल शरीफ वास्तव में यही है प्लेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ रॉक के नाम से जाना जाता है। समझ गए। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार ये इसको इतना पवित्र मानते क्यों हैं। मक्का और मदीना की तो बात पता है, लेकिन इसे इतना पवित्र क्यों मानते हैं। मक्का और मदीना पैगंबर मोहम्मद साहब का महत्वपूर्ण स्थान है, एक जन्म स्थान है, तो दूसरा उनका सिद्धांतों के प्रचार प्रसार का सिद्धांत है। ठीक है, तो वास्तव में इसे इतना पवित्र इस्लाम के लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि मोहम्मद साहब अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उनको फरिश्ते ने आवाज़ लगाई कि आपको कहाँ जाना है, मध्य पूर्व के क्षेत्र में जाना है, और वहाँ पर एक स्थान है, उस स्थान को आपको वहाँ पर उपदेश देना है, और वहाँ आपको वास्तव में ईश्वर मिलेंगे, अल्लाह से आपका तादात्म्य या मिलन होगा। और यहीं से वो जो यहाँ पे अल अक्सा मस्जिद है, यहीं पर वो पहली बार आए थे, यानी कि उतरे थे, घोड़े से आए थे। कहा यह जाता है कि वो मक्का से घोड़े से आए थे आसमान में उड़ते हुए, और पहली बार उनका जो घोड़ा जमीन पर उतरा वो था अल अक्सा मस्जिद। और इसी घोड़े से उतरने के बाद वो डोम ऑफ रॉक से ही सीधे स्वर्ग की ओर गए। इसलिए दोनों की अपनी में महत्ता हो गई, अर्थात अल अक्सा मस्जिद भी पवित्र हो गई और डोम ऑफ रॉक भी पवित्र हो गया। इतनी बातें आप समझ गए। यानी कि अब एक चीज देखो, उसी अहाते के दोनों के अपने अपने दावे, दोनों के अपने अपने तर्क। हालांकि ये बात ठीक है कि उनके पास केवल दीवार शेष है और इनके पास डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद शेष है, प्लेस अभी वही है। ठीक है, अब यहाँ पे आती है तीसरे हीरो की एंट्री। तीसरा हीरो कौन है? तीसरा हीरो हैं ईसाई साहब। ईसाइयों का ये मानना है कि ईसा मसीह साहब ने जीवन के अंतिम वर्षों में यहाँ पर उनको सूली पर लटकाया गया था, और यहीं पर कहा गया था कि ईसा मसीह वापस यहीं से जीवित हो उठेंगे। आप जब ईसा मसीह की मूवी देखेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाया जाएगा जेरूसलेम सिटी के संदर्भ में, कि जब वो जेरूसलेम की सिटी में जाते हैं तो वहाँ के राजा के द्वारा कैसे इनको सूली पर लटका दिया जाता है। और आज भी आप चर्च में हमेशा उसी पिक्स को देखते होंगे, तो वास्तव में इसी स्थान की यहाँ पे बात की जाती है। तब आप समझ गए कि ईसाइयों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आगे चलकर ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य युद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय ईसाई भी अपना धर्म प्रचार करना चाहते हैं और इधर मुसलमान भी अपना धर्म प्रचार करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि 700 का टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो विश्व में अपनी अपनी धर्म पताका को प्रसारित करना चाहते थे। चाहे इंडिया की बात हो मोहम्मद बिन कासिम को लेकर, और या फिर अरब के कई सारे कंट्री में ऐसी बातें हों।
और इन्हीं चीज़ों को कहा गया वॉर ऑफ क्रूसेड, यानी कि धर्म के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयाँ। और उन्हीं लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी मुसलमान और ईसाइयों के मध्य। और इसी लड़ाई ने क्या किया कि आगे चलकर एक तरीके से मुसलमानों के आधिपत्य को वहाँ पे मजबूत बना दिया और ईसाइयों को कमज़ोर कर दिया। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। आगे चलकर ये भी हुआ कि जब यहूदी जो थे उन पर जब रोमन का हमला हो गया तो रोमन पर फिर हमला किसने किया? मुसलमानों ने। और मुसलमानों ने जब रोमन पर हमला कर दिया तो उसी समय मुसलमानों पर हमला किया गया ईसाइयों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ईसाई चाहते थे कि हम जेरूसलेम को जीत लें और ये ईसाइयों का एक पवित्र तीर्थ स्थान बन जाए, जो कि उस समय का रोम का होता था। रोमन साम्राज्य आपको पता है, क्योंकि उस समय रोम एक ईसाइयों का प्रमुख चर्च स्थान होता था, इसलिए उन्होंने जेरूसलेम को जीतने की भी कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि ये जीत कुछ ही समय तक रही। 300-400 वर्षों के बाद फिर से मुसलमानों ने इसे जीत लिया और जीतने के बाद इस पूरे के पूरे परिषद का जो प्रबंधन था वो एक वक्फ बोर्ड को दे दिया। और वक्फ बोर्ड को देने के बाद ये रूल बना दिया कि कोई भी गैर मुस्लिम का मतलब जो मुसलमान नहीं है, अर्थात चाहे यहूदी हो या ईसाई, वो दोनों इस परिसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इतनी बातें आप समझ गए कि वो दोनों इस परिसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और तब से लेकर आज तक, यानी कि 1948 तक ये प्रक्रम चलता रहा। समझ गए? 1948 तक किसी भी गैर मुस्लिम व्यक्ति को वहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया। लेकिन उसी समय 1948 के टाइम पीरियड पर मुस्लिम बाहुल जो क्षेत्र था फिलिस्तीन, आप ऐसे देख सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे मैप में, ये था फिलिस्तीन, यानी कि पैलेस्टीन इंग्लिश में बोलते हैं। ये क्षेत्र था पैलेस्टीन, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र। और यहाँ पे कुछ अपवाद स्वरूप यहूदीज रहते थे। अब प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि सर इस मुस्लिम क्षेत्र में आखिरकार यहूदी कैसे आ गए? तो वास्तव में घटनाक्रम ये है कि जो मैंने आपको कहानी अभी सुनाई थी अब्राहम की, तो अब्राहम के 2 बेटे थे, इस्माइल और इजा। इजा का ही एक बेटा था जैकब, और जैकब का ही उर्फ नाम था क्या? इज़राइल। और इसी जैकब के थे 12 और बेटे, और यही 12 बेटे वास्तव में 12 ट्राइब्स कहलाए। और 12 ट्राइब्स का मतलब हो गया समुदाय। और इन्हीं 12 समुदाय के लोगों से कई सारे अन्य यहूदियों का जन्म हुआ, जो कि यहाँ पे धीरे धीरे प्रसारित होने लगे और संख्या उनकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। धीरे धीरे संख्या यहाँ पे भी बढ़ने लगी और बाहर से भी कई सारे यहूदी अन्य दूसरे देशों से यहाँ पर आकर अपनी प्रभुता की स्थापना करने लगे। क्लियर? अब बात आती है कि आखिरकार यहाँ पर यहूदियों के बारे में जो कबीले की कहानी बनती कैसे है। तो बात यहाँ पे यही आती है कि उस समय अब्राहम को, आप जब इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक को जब आप पढ़ते हैं तो उस पुस्तक में इसी चीज़ को दिया गया है। जब यहूदी अपना तर्क रखते हैं कि ये यहूदियों का देश क्यों है, तो उनकी एक पुस्तक है हिब्रू बाइबल, जिसके अंतर्गत उन्हें लैंड ऑफ इज़राइल के नाम से उसे एक तरीके से संबोधित किया गया। तो उसमें यही सारी बातें की गई हैं कि किस तरीके से ईश्वर और अब्राहम के मध्य एक संवाद हुआ था। और उसमें उन्होंने कहा था कि अब्राहम, आप मेसोपोटामिया के शहर से बाहर निकलिए और लैंड ऑफ कैनान में जाइए, और वहाँ पर जाकर आप अपने बेटों से कहिए कि वो वहाँ पे एक यहूदियों का देश बसाएं। और उस यहूदियों के देश का नामकरण उन्होंने अपने बेटे के नाम पर रखा, जिसका नाम था क्या? जैकब या इज़राइल। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि आखिरकार वो बुक कौन सी थी? तो वो बुक आपको पता होना चाहिए, हालांकि आपसे पूछेगा नहीं, हम तो कहानी बता रहे। उस हिब्रू बाइबल बुक का नाम है द बुक ऑफ जेनेसिस। उसी का एक चैप्टर है जिसमें गॉड और अब्राहम के मध्य एक तरीके से संवाद हुआ, एक डिस्कोर्स हुआ। क्लियर? तो आप इतनी बातें समझ गए। लेकिन जब ये चीज़ें हो गई तो ये यहूदी यहाँ पर बढ़ने लगे और अंततः एक स्थिति ऐसी आई, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया तो कई सारे देश आज़ाद हो रहे थे। तो उन्हीं देशों में से कई सारे यहूदियों ने ये कहा कि हमें पैलेस्टीन से आज़ादी चाहिए।
अर्थात हमें एक स्वतंत्र देश चाहिए। तो इस चीज को लेकर विश्व के कई बड़े देश आगे आए और उन्होंने एक समझौता कराया और 1948 में जाकर इजराइल, जो कि यहूदियों का एक देश था, वो उभर कर सामने आया। अब ये जो इजराइल देश उभर कर सामने आया तो वास्तव में ये चाहता था कि इसकी राजधानी जेरूसलेम बने, ठीक। लेकिन जेरूसलेम या यरूशलेम तो बन नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उस पर तो पैलेस्टीन का कब्जा है, उस पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, ठीक है, उस पर एक तरीके से अरब कंट्री के मुसलमानों का कब्जा है। और एक और बात ये कि पैलेस्टीन के क्षेत्र को छीन कर ही इजराइल का गठन हुआ, और पैलेस्टीन एक मुस्लिम कंट्री, इजराइल एक यहूदी कंट्री। तो जो मुस्लिम कंट्री अदर थे, चाहे इजिप्ट हो या जॉर्डन हो या कई सारे अरब जो भी कंट्री थे, उन सब ने इसका विरोध किया और इसका विरोध करते हुए उन्होंने इजराइल पर हमला भी किया। और जब इजराइल पर हमला किया तो आगे चलकर क्या हुआ कि जॉर्डन ने गाजा पट्टी और पूर्वी जेरूसलेम पर कब्जा कर लिया और इजिप्ट को उस समय एक तरीके का अलग क्षेत्र मिल गया, वेस्ट बैंक का एरिया। ये जब क्षेत्र उनको ये सब मिल गए तो यहाँ पे इजराइल की स्थिति काफ़ी कमज़ोर रही। इजराइल ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप हमें पूजा नहीं करने दोगे, कोई बात नहीं। अब इजराइल को जब वहाँ पे यहूदियों को पूजा करने को नहीं मिला तो ये हुआ कि ठीक है, कोई एक निष्कर्ष पर निकला जाए। तो आगे चलकर 1967 में फिर से एक वॉर हुआ जिसे 6 डे वॉर कहते हैं। और इस 6 डे वॉर में क्या हुआ कि इजराइल ने सभी अरब कंट्रियों को पराजित कर दिया और जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम छीन लिया, गाजा पट्टी छीन ली और वेस्ट बैंक का एरिया छीन लिया। क्लियर? आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ये एरिया 1967 में यहाँ पहुँच गए थे और 1947 में ये क्षेत्र था। यानी कि ये सारा क्षेत्र इन्होंने अपने में अधिकृत कर लिया और पैलेस्टीन केवल इतना बचा और छोटा सा इसके पास गाजा स्ट्रिप बची। क्लियर? इतनी बातें हो गई। अब जब इन्होंने ये छीन लिया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, उस समय इजराइल ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उस 35 एकड़ की ज़मीन पर किसी भी तरीके की अपनी प्रभुता नहीं स्थापित की। कहा कि ये वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में ही रहने दो। आगे चलकर ये समझौता हुआ, क्यों ना जॉर्डन को इसकी पूरी की पूरी सुरक्षा दे दो, कि जॉर्डन इस सुरक्षा को देखे। और एक निष्कर्ष ये निकाला गया कि ठीक है, गैर मुस्लिम परिसर में जा सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते, और जाएंगे तो एज अ पर्यटक के रूप में। ठीक है, अब जब ऐसी बात आ गई तो आप बताइए, क्या इजराइल के लोग इस बात से खुश होंगे यहूदी कि आप हमें हमारे ही घर में एक पर्यटक बना दिए? और क्या इस बात से अरब के लोग खुश होंगे कि आखिरकार तुमने गैर मुसलमानों को एंट्री क्यों दे दी? तो दोनों नाराज होंगे। दोनों के जो चरमपंथी थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज थे, और दोनों के चरमपंथियों की नाराजगी तब बढ़ी जब एक पर्यटक महोदय किसमें चढ़ गए? डोम ऑफ रॉक में, और वहाँ चढ़कर उन्होंने गोलियाँ चला दी। ठीक है, अब जब गोलियां चला दी तो फिलिस्तीनी जो वहां के लोग थे उनके मध्य संघर्ष हुआ, और संघर्ष होने के बाद फिर से इनको सबको रोक दिया गया कि आगे से अब वहां पे कोई नहीं जा सकता। और जब ये स्थितियां आ गई कि आगे से अब कोई नहीं जा सकता, तो फिर वही हुआ कि अब ठीक है, कोई नहीं जाएगा। लेकिन 2000 के आसपास सन में इजराइल के पीएम जबरदस्ती गए और वहाँ पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की कि हम इस चीज़ को करें, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज़ को अवॉइड किया और वापस अपना चले आए। इससे क्या हुआ कि फिलिस्तीन और यहूदियों के मध्य एक संघर्ष की भावना बनी रही, और इसी संघर्ष की भावना का परिणाम ही था ये आने वाली 10 मई। इस 10 मई को होना ये था कि होना क्या था, हुआ ये था कि ये लोग 10 मई को एक तरीके से रैली आयोजित कर रहे थे 1967 में यरूशलेम पर कब्जे के विजय को लेकर। तो फिलिस्तीनियों को ये डर लगा कि कहीं ये यहूदी उस समय उस परिसर में आकर जश्न न मनाए, वहाँ पर आकर पूजा न करें। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए सुबह सुबह ही फिलिस्तीनी सभी उस मंदिर के उस मस्जिद के परिसर के अंदर चले गए। और जब ये सभी इजरायली या यहूदी सड़क मार्ग से जब अपनी रैली और अपना सब ये निकाल रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि ये पक्का अंदर आएंगे
और ये लोग अंदर आए या नहीं आए इस पर अभी दोनों पक्षों में विवाद है। इजरायली के सैनिक कहते हैं कि हम वहां नहीं गए थे, इन्होंने ही पहले हमारे ऊपर पत्थरबाजी की। ये कहते हैं कि हमने पत्थरबाजी नहीं की, पहले इजराइल की सेना हमारे यहाँ आई और इजराइल की सेना ने मस्जिद के अंदर घुसकर हम पर गोलियां चलाई। हालांकि वो गोलियां रबर बैंड की थी, यानी कि एक तरीके से इनको गैस, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और इनको रोका गया। तो इस चीज को लेकर विरोध हुआ और हुआ ये कि इजरायली सैनिकों ने उस मस्जिद से इन सभी फिलिस्तीनियों को भगा दिया और भगाने के बाद उस मस्जिद में ताला लगा दिया और उसकी सभी चाबियां अपने पास रख लीं। इस चीज़ से सभी फिलिस्तीनी तो नाराज हुए। उस समय के वहाँ के जितने भी आतंकवादी संगठन ग्रुप थे, हमास वहाँ का प्रसिद्ध चरमपंथी एक ग्रुप है, उसने भी अपनी नाराजगी जताई और उसने इजराइल की सरकार को ये चेतावनी दी कि अगर आप 10 मई तक या 11 मई की सुबह तक चाबियां वापस फिलिस्तीनियों को नहीं लौटाते हैं तो हम आप पर हमला कर देंगे। अब इजराइल तो इजराइल था, उसने कहा ठीक है नहीं लौटाएंगे, देखते हैं आप हमला कैसे करते हो। तो इजराइल पर उन्होंने हमला कर दिया। यानी कि आप पृष्ठभूमि समझ गए कि आखिरकार हमला हुआ क्यों। पहला रीजन आप समझ गए थे कि शेख जर्रा में रहने वाले जो लोग थे उनको यहूदियों ने बाहर निकाल दिया था। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार शेख जर्रा की पृष्ठभूमि क्या है। तो आपको पता ये होना चाहिए कि 1948 के टाइम पीरियड पे जब इजराइल का गठन हुआ तो ईस्ट यरूशलेम जो था, वेस्ट यरूशलेम तो इनके पास आ गया। ईस्ट का मतलब होता है ये एरिया पूरा, ठीक है। वेस्ट यरूशलेम इनके पास आ गया, इजराइल के पास। तो ईस्ट यरूशलेम में जितने फिलिस्तीनी इजराइल से वापस गए भागकर फिलिस्तीन में रहने, उनको वहां पर बसाया गया जॉर्डन के द्वारा। जॉर्डन ने उन बस्तियों को बसाया। हालांकि वहां पर कुछ दिनों के बाद यहूदियों ने अरब देश के लोगों से वो बस्तियां खरीद ली और वहां पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और वहां पर धीरे धीरे यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी। अर्थात इजराइल से सभी यहूदी अधिकांशतः उसी पूर्वी यरूशलेम में जाने लगे और अपनी अपनी बस्तियां खरीदने लगे। जब वो बस्तियां खरीदने लगे तो ये जो फिलिस्तीनी थे अल्पसंख्यक में हो गए और अल्पसंख्यक में होने के बाद यहूदियों ने उनसे ज़बरदस्ती की कि आप ये हमारा ज़मीन खाली करो और अगर आपको यहाँ पे रहना है तो किराएदार के रूप में रहो, मकान मालिक के रूप में नहीं रह सकते आप। तो उस समय तो फिलिस्तीनी राजी हो गए कि चलो ठीक है, कम से कम रहने की बात है, चलो रह लेते हैं। और वो रहने लगे। लेकिन मन में तो एक उत्कंठा थी ना कि मौका मिलेगा तो हम अपने मकान के मालिक तो बनेंगे। और इसी चीज़ का ये मौका था 6 परिवारों को लेकर झड़प। आगे चलकर ये कोर्ट केस होता है, हालांकि यहूदी इसमें जीत जाते हैं। और यहूदी जब जीत जाते हैं तो वही बात, मुर्दाबाद के नारे लगाए, फिलिस्तीनी मुर्दाबाद, फिलिस्तीनी मुर्दाबाद। तो ये भी एक यहाँ पे झड़प का कारण बन गया। इससे आगे की घटना वर्तमान में आप देख ही रहे हो, इजराइल पर हमले हो रहे, अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा हो रहे, अलग अलग एक तरीके से अरब कंट्री लोग पूरी तरीके से इजराइल के ऊपर गुस्सा में बैठे हुए हैं। ठीक है, आप ये एरिया देख सकते हो एक तरीके का, ये गाजा स्ट्रिप है, ये वेस्ट बैंक, ये इजराइल, ये डेड सी, ये जॉर्डन, ये सीरिया, ये लेबनान। ठीक है, तो आप ये एरिया पूरी तरीके से एक तरीके से समझ गए। ठीक, अब यहाँ पे जॉर्डन वैली है, यहीं पे आप गोलन हाइट्स देखते हो। हालांकि हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आपको नोट्स में दे दिए हैं, ये कहानी हमने वहाँ पे नहीं दी थी, तो ये कहानी हमने आपको यहाँ पे पढ़ा दी। अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार इजराइल ये सब कर तो लिया, लेकिन उन मिसाइल से वो बच कैसे जा रहा है? तो वास्तव में उसका एक सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि वास्तव में आयरन डोम है क्या। ये एक डिफेंस सिस्टम है। डिफेंस सिस्टम का मतलब होता है रॉकेट, दुश्मन देश की रॉकेट से अपने आप को बचाना। क्लियर? तो आप उसे एक बार देख लीजिए और जब देख लेंगे तो आप वास्तव में समझ जाएंगे कि आयरन डोम होता क्या है। तो आप ऐसे देखिए, ये है एक तरीके का आयरन डोम। ये पूरा का पूरा मान लीजिए इजराइल की टेरिटरी है। 3 बैटरी, इसमें बैटरी होती है, इसको पूरे को बैटरी बोलते हैं। ठीक है, तीनों को। बैटरी के अंदर एक रडार यूनिट आती है, एक कंट्रोल यूनिट आती है और एक मिसाइल यूनिट आती है जो मिसाइल को डिप्लॉय करती है। रडार क्या करती है? दुश्मन देश की मिसाइल्स को ट्रैक करती है और ट्रैक करने के बाद कंट्रोलर ये पता करता है कि ये रडार जो है क्या ये हमारे क्षेत्र में गिरेगी। अगर वो आबादी वाले क्षेत्र में गिरती है तो
उनको दिक्कत होती, वो तुरंत मिसाइल यूनिट को आदेश दे देते हैं, कमांड दे देते हैं। लेकिन अगर वो खाली क्षेत्र में गिरती है तो उसको वो टच नहीं करते। यानी कि एक तरीके से कंट्रोलर का काम होता है ये चेक करना कि आखिरकार दुश्मन देश की मिसाइल गिरेगी कहाँ पे। ठीक, अच्छा दुश्मन देश क्या करते हैं, वो तो टारगेट उनका इतना फिक्स होता नहीं है, कहीं से भी कुछ भी भेजते रहते हैं, तो हर एक मिसाइल को उनको चेक करना पड़ता है। और इसमें काफ़ी हाई लेवल के सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं जो इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेते हैं और तुरंत हवा में ही उसे एक तरीके से तोड़ देते हैं। ठीक, ये आयरन डोम इनका डिफेंस सिस्टम है, आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है, ये बेंजामिन नेतन्याहू हैं, आप इनको देख सकते हो। ये यहाँ पे लगभग 15 से 20 रॉकेट लॉन्चर होते हैं और ये पूरे देश में अलग अलग जगह पे डिप्लॉय कर रखे गए। और एक और खूबसूरत बात, ये तीनों अलग अलग जगह पे होते हैं, मतलब इनका ये अलग होगा, कंट्रोलर सिस्टम अलग होगा, रडार सिस्टम अलग होगा, ये तीनों अलग अलग जगह पे होते हैं। आप एक बार एनिमेशन टेक्निक के जरिए इसे देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इजराइल डोम ऐसा आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, अब इसकी खूबसूरती ऐसे ही ये लगाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा, दुश्मन देश की रॉकेट आएगी, ये तुरंत कमांड में रॉकेट जाके उसको हवा में ही एक तरीके से विस्फोट कर देगी। आप ऐसे देखिए, ये इजराइल का एरिया आप देख रहे हैं। ठीक, ये सिटी पहले बीर सेवा में लगाया गया था जो कि गाजा स्ट्रिप से 40 किलोमीटर की दूरी पर थी। फिर धीरे धीरे करके पूरे के पूरे इजराइल में इनको डिप्लॉय कर दिया गया ताकि हम इस चीज़ से अपने आप को बचा सकें। और यही इनकी खूबसूरती है कि इसी से इन्होंने बचा लिया। आप ऐसे देख सकते हैं, ऐसे इन्होंने डिप्लॉय कर रखा है। ये मान लीजिए गाजा स्ट्रिप है और ये इनका एरिया था। ठीक, दुश्मन देश की तरफ से कोई भी मिसाइल आई, सपोज कीजिए, अब ये मिसाइल ऐसी आती है तो ये इस चीज़ को चेक कर लेता है रडार में। आप ये देख रहे हैं, पहले से ही रडार ने संदेशा प्राप्त कर लिया कि अच्छा हाँ, दुश्मन देश की मिसाइल इतने लॉन्गिट्यूड और इतने लैटिट्यूड पर हमारे पास आने वाली है, और ये यहाँ से उसको तुरंत ही वहाँ पे आसमान में ही उड़ा देता है। समझ गए, 75% से ज़्यादा की एक्यूरेसी होती है। आपसे इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बट फिर भी पता होना चाहिए कि आयरन डोम होता क्या है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये रहा है। अब प्रश्न आखिरकार उठता है कि भारत का क्या नियम है। तो भारत अभी तक तो फिलिस्तीन का संबंध एक तरीके से सहयोग करता रहा है, लेकिन 1992 के बाद से इजराइल के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो अब भारत कोशिश ये करता है कि दोनों में एक तरीके से न्यूट्रल रहे और हर बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के ही डिसीजन को वोट कर देता है। लेकिन अभी पिछले 2012, 13, 14 में उसने फिलिस्तीन को हमेशा दर्जा दिया, बट मोदी सरकार के द्वारा एक तरीके से इजराइल के साथ भूमिका बढ़ाई गई। और पिछले अगर हम ये बात करें 5 से 6 वर्षों में भारत ने इजराइल के साथ काफ़ी बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। क्लियर, तो बाकी जो और नए सजेशंस आएंगे तो हम उसे अपने नए आर्टिकल्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने एक तरीके से पूरी पृष्ठभूमि समझ ली कि आखिरकार ये पवित्र मस्जिद है क्या, पवित्र दीवार क्या है, होली चर्च क्या है, इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे पढ़ लिया। हमास वगैरह क्या है ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, गोलान हाइट्स क्या है, गाजा पट्टी क्या है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे हमने बस इसलिए आपको दे दिया ताकि आपको ये लगे कि हाँ आपके पास एक पूरी स्टोरी है। अब आप उस स्टोरी को मिलाकर जब अपना ये नोट्स पढ़ लेंगे ना, तो आपको चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी कि अच्छा बल्फोर घोषणा आई थी 1970 में, फिर उसके बाद 1948 में कैसे कंट्री बन गया, ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। बाकी 6 डे वॉर वगैरह क्या था, ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से पता ही हो गई। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे में एक नए एडिटोरियल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।